क्या करता है, फ्रीक्वेंटली डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। अब आपको सबको पता है कि जो हमारा स्टमक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर पेप्स, इसमें बहुत सारे स्टमक सिक्रीशंस मिलते हैं। HCl मिलता है, पेप्सिन पेप्सिन मिलता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर मिलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर मिलता है, फोवियोलर सेल्स की हेल्प से, ओजेंटिक सेल्स की हेल्प से और जाइमोटिक सेल्स की वजह से क्या है, ये सब हमारे क्या करते हैं, स्टमक को प्रिवेंट, जो लेयर है इसको प्रिवेंट करते हैं डैमेज से। तो होता क्या है, जब भी नीचे की तरफ ड्रग आती, अब ध्यान से सुनना, अब जो स्टमक है हमारा, ये जो पर्टिकुलर जो स्टमक का एरिया है, इसका एरिया, जो सरफेस एरिया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी आपने ओरल मेडिकेशन ली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे सीलियरी मूवमेंट भी है, तो क्या करेंगे सीलिया, तो वो क्या करेंगे, अपने पास एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी। एरिया है तो ज़्यादा मेडिसिन को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगी। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि स्टमक में मैक्सिमम कितनी देर के लिए कोई मेडिसिन रह सकती है, 30 to 45 मिनट के लिए कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन रह सकती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा टाइम तक क्या करेगी, उस मेडिसिन को अपने पास रखेगी, एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये तो होगा कि हमारा जो सरफेस एरिया था, कि सरफेस एरिया के बेस पे हमने कितना मेडिसिन को एब्जॉर्ब किया हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट ने। उसके बाद हम लोग ना मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कि एक तो एसिडिक ड्रग है और दूसरी ड्रग कैसी है, बेसिक ड्रग है। कैसी है, बेसिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग क्या है, कि एक स्टमक है, स्टमक में क्या करेगी वो मेडिसिन पर्टिकुलर। अब इसमें क्या है, एसिड है, क्या है इसमें, एसिड। अब एसिडिक क्या होगा, चार्ज माना जाता है। दो तरह की ड्रग्स आती हैं इसमें, एक होगा आयोनाइज्ड ड्रग और दूसरी होंगी कैसी, अनआयोनाइज्ड ड्रग। कैसी होंगी, आयोनाइज्ड ड्रग और अनआयोनाइज्ड ड्रग। आयोनाइज्ड ड्रग मतलब क्या है, कि उस पे आयंस प्रेजेंट हैं। आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, कि उस पे आयंस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। और दूसरी मेडिसिन क्या है, जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एसिड प्रेजेंट है तो उस पे क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा मेडिसिन कौन सी होगी, अनआयोनाइज्ड का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा। अनआयोनाइज्ड मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा वहाँ पे, फास्ट होगा। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग भी क्या होगी, एक तो ये आयोनाइज्ड की फॉर्म में होगी या फिर अनआयोनाइज्ड होगी। आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, चार्ज क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अनआयोनाइज्ड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अब आप लोगों को पता है कि बेसिक ड्रग जहाँ पे पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जहाँ पे पीएच कितने से कम होगा, 7 से कम होगा, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना दोबारा। एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग, कितने तरह की ड्रग्स होती हैं, दो तरह की। एसिडिक ड्रग है और बेसिक ड्रग, ये दोनों क्या होती हैं, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड की फॉर्म में हो सकती हैं। जहाँ पे भी चार्ज प्रेजेंट होगा वहाँ पे अनचार्ज जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे चार्ज ड्रग क्या हो जाएगी, जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो ड्रग्स क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, कि क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा, एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था मैंने कि इसमें डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या है, कि कैपेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। जो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। वो भी
तीन तरीके की डिफ्यूजन हमने पढ़ा, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था, एक्टिव में तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कि फैट सोल्यूबल है या लिपिड वहाँ पे अगर प्रेजेंट है और मेडिसिन को क्या करना है, उसमें सोल्यूबल होना है और एक पर्टिकुलर सेल को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो वहाँ से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो वहाँ पे उसको क्या किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और पोरस, एक्वस पोरस जो था, जो वाटर सोल्यूबल मेडिसिन थी वो क्या कर सकती थी, इजिली वहाँ से क्रॉस कर सकती थी और वो मेडिसिन क्या करती थी, उसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्रॉस द मेम्ब्रेन और एक्वस पोरस वहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद फिर मैंने बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमें कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी आप लोग उसको बोल सकते हो, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। किसको, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को। उसमें हमें क्या था, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन की क्या थी, रिक्वायरमेंट होती थी, जो न्यूक्लियस को क्रॉस करके वो कोई मेडिसिन क्या करती थी, बाहर जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। किसके जिक्र करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल कि अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन तो हो गया, स्टमक से एब्जॉर्प्शन हुआ है या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हुआ है या कुछ एक पार्ट हमारे लीवर में गया है, क्या हुआ क्या नहीं। अब एक इससे पहले थोड़ा सा हम एब्जॉर्प्शन से पहले थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट आएगा, वो डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि जब कोई भी ड्रग, अब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो चुका उसका, वो क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन में कोई मेडिसिन क्या कर चुकी है, पहुंच चुकी है, वो ड्रग क्या कर चुकी है, अपने पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ब्लड प्रेजेंट है किसी ब्लड वेसल में, अब आप लोगों को पता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो एल्बुमिन है, मान लो ये एल्बुमिन इसमें प्रेजेंट है, ये क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन का ही क्या है, एक पार्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन का ही क्या है, एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, और दूसरा मान लो कि हमने जो ड्रग ली थी वो क्या हुई थी, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई थी। ठीक है, क्या था, वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई थी। तो इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये एल्बुमिन है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एल्बुमिन के साथ में क्या शो करती हैं, एफिनिटी। क्या शो करती हैं, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, बांधना, बांधना अपने आप को, क्या होता है, बांधना या प्यार दिखाना। ठीक है, बाइंडिंग जो दिखाती है एल्बुमिन के साथ में। ठीक है, तो दूसरा होता क्या है, कोई भी मेडिसिन आई, अगर उसने एल्बुमिन के साथ में अपने क्या शो की है, एफिनिटी शो की है, तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई भी मेडिसिन ड्रग इसके साथ जुड़ना स्टार्ट कर दे, क्या करना स्टार्ट कर दे, कोई भी इसके साथ में जुड़ना स्टार्ट कर दे, ध्यान से सुनना। अब क्या है, ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ड्रग क्या नहीं है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ड्रग फ्री फॉर्म में अब अवेलेबल नहीं है, ये हमारी बॉडी में क्या रहेगी, ज़्यादा देर तक क्या रहेगी, क्या रहेगी, बॉडी में अनचेंज फॉर्म में रहती है। कैसे रहती है, बॉडी में अनचेंज फॉर्म में रहेगी और टाइम क्या लेगी, बॉडी में ज़्यादा टाइम तक क्या रहती है, स्टे करती है, क्या रहेगी, बॉडी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी। अब देखो, आप लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी में अनचेंज फॉर्म में अगर कोई मेडिसिन ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर है, ज़्यादा टाइम के लिए क्या है, स्टोर हो रही है,
तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन क्या करेगी, अब ज़्यादा टाइम तक बॉडी में है, क्या शो करना स्टार्ट कर देगी, साइड इफेक्ट। क्या शो करना स्टार्ट कर देती है वो, साइड इफेक्ट। जो मेडिसिन फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, जो मेडिसिन फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, वो क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो मेडिसिन पर्टिकुलर मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कि आप लोगों को अब ये देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, कि अब ये देखना है कि यार हमारी ड्रग अवेलेबल कितनी है ब्लड में। क्या है कि हमारी कोई पर्टिकुलर ड्रग है, वो ब्लड में अवेलेबिलिटी को कैसे चेक करना है। तो अब उसको हम देखते हैं कि कैसे अवेलेबिलिटी को चेक करोगे। ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो मेडिसिन क्या करेगी, एल्बुमिन के साथ में जुड़ी हुई रहेगी, वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट सेल पे कम पहुंचेगी। और जो मेडिसिन फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगी, वो अपने टारगेटेड जो रिसेप्टर होंगे उस पर क्या रहेगी, इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाएगी, वहां पे इजीली क्या करेगी, वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इसी के थ्रू बाद हमें क्या चेक करना है, अब इसी के बाद हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अवेलेबिलिटी कितनी है हमारी ड्रग्स की। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग हम एक डायग्राम से या ग्राफ से देखते हैं कि आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि कौन सी मेडिसिन का कितना क्या है अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखना, मान लो आपने कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ओरली दी थी। क्या किया था, कोई भी मेडिसिन आपने पेशेंट को ओरली दी थी। उसके बाद आप लोगों ने पेशेंट को क्या दिया था, इंजेक्टेबल मेडिसिन दी थी। क्या किया था, इंजेक्टेबल मेडिकेशन दी थी। अब देखो, एक इंजेक्टेबल मेडिसिन का एरिया क्या है, ये पूरा क्या है, किसका एरिया है, ये इंजेक्टेबल मेडिसिन का क्या है, ये एरिया है। कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन ने इतना एरिया कवर किया। कौन सी मेडिसिन ने, इंजेक्टेबल मेडिकेशन ने। उसके बाद आप लोग देखते हो एक एरिया और बना हुआ है हमारा, ये जो एरिया कवर किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, एरिया कवर किया हुआ है। ये किसने कवर किया हुआ है, जो ओरल मेडिकेशन हमने क्या दी है पेशेंट को पर्टिकुलरली एडमिनिस्टर किया है। उस पेशेंट को क्या किया हमने, पर्टिकुलरली एडमिनिस्टर किया है। अब ये तो क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन था। ये ब्लैक वाला क्या है, पूरा का पूरा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन था। और जो ऊपर रेड वाला है, ये क्या था, इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। इंजेक्टेबल क्या था, मेडिसिन का एडमिनिस्टर किया था हमने। ठीक है, दूसरा, अब जो एरिया है, जो इस कर्व के नीचे जो एरिया इसने क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया है, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और हमेशा क्या बात याद रखना, ए यू सी से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। इससे किससे डिनोट करेंगे, ए यू सी, एरिया अंडर कर्व। मतलब जो ओरल मेडिकेशन जो आपने पेशेंट को दी थी, उसने कितना एरिया कवर किया है, वो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कर्व के नीचे उसको शो किया है। ठीक है, क्या किया है, एरिया अंडर कर्व। तो आप लोगों को अवेलेबिलिटी निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल अपॉन एरिया ऑफ अंडर कर्व ऑफ, एरिया अंडर कर्व ऑफ इंजेक्टेबल या आईवी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में 100। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए या निकालने के लिए। ठीक है, ये आप लोग क्या कर सकते हो, अवेलेबिलिटी को असेस कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, आपने किसी पेशेंट को आईवी मेडिकेशन दी। क्या किया आपने, किसी पेशेंट को आईवी मेडिकेशन दी। अब डायरेक्टली किस में सर्कुलेट हो रही है, ये ब्लड में सर्कुलेट हो रही है। क्या इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, इसका कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि
ऐसा ऑर्गन जहाँ पे पहली बार फर्स्ट ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जहाँ पे मेडिसिन क्या होती है, मेटाबोलाइज हो रही हो। ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन क्या होती है, मेटाबोलाइज होती हो। लंग्स भी हो सकते हैं, लीवर भी हो सकता है। ठीक है, लंग्स भी हो सकते हैं और लीवर भी हो सकता है। तो आईवी मेडिकेशन क्या है, डायरेक्टली ब्लड में फ्लो कर रही है, ये तो अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाएगी। इसकी मैक्सिमम या फिर क्या बोल सकते हो कि 100% मेडिसिन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, जो अपने टारगेट तक क्या कर सकती है, इजीली पहुंच जाती है। क्या हो जाती है, वो इजीली पहुंच जाती है और 100% क्या होती है, अवेलेबल रहती है। ठीक है, और ओरल कैविटी का क्या रहता है, सबसे कम रहता है। क्यों, उसको ज़्यादा लार्जर एरिया क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। पहले ओरल कैविटी में टैबलेट दिया, फिर ईसोफेगस को उसने कवर किया, फिर स्टमक पार्ट को उसने क्या किया, पूरा कवर किया। उसके बाद वो जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म को आप लोगों को सबको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ये तो हम लोग बात करते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अगर दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन क्या है, एनाबॉलिज्म, और सेकंड क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इसमें देखना कि जो एनाबॉलिज्म है, मतलब क्या है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। क्या होना, आपस में क्या होना, एक दूसरे के साथ ऐड होना, एडिशन में जुड़ना। क्या होना, एडिशन होना। कैटा का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। क्या होना, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एडिशन होना। लेकिन हम जब ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पे इतना डिफ्रेंशिएट हम लोगों को उस पर इतना फोकस नहीं करना है। दो आते हैं इसमें। अगर आप लोग ड्रग की बात करते हो तो पहला आता है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, और दूसरा आता है नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या है कि जब भी किसी मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म होगा, जहाँ पे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट हो, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसी मेडिसिन जहाँ पे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हो, एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट हो, वो कौन सा मेटाबॉलिज्म होगा, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, एंजाइम की क्या रहती है, हमें बहुत बार क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब भी इस एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको क्या बोल दिया जाता है, माउस इनहिबिटर्स बोल दिया जाता है। दूसरा है नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जहाँ पे कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जहाँ पे सिर्फ चैनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती हो। जहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती हो, चैनल्स की, कि चैनल ओपन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कि चैनल ओपन तो हो रहे थे लेकिन उनको भी अब क्या करना है, ब्लॉक करना है। दूसरा
कोई भी फिजिकल एजेंट हो, कोई भी क्या यूज़ करना हो, फिजिकल एजेंट हमें यूज़ करना हो। फॉर एग्जांपल एंटासिड्स हमें यूज़ करना है। एंटासिड्स क्या करना है, यूज़ करना है, या हमें सिर्फ बल्क फॉर्मेशन करवाना था। क्या करना था, बल्क को क्या करवाना था, बल्क फॉर्मेशन करवाना था, बाहर निकालना था। दूसरा क्या है, एंटासिड्स के साथ में आप लोग और को यूज़ कर सकते हो, इस्फागुला। इस्फागुला, ठीक है। ये क्या है, मेटाबॉलिज्म वगैरह जैसे तो फिजिकल एजेंट जहाँ पे कोई भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एंजाइमेटिक में जहाँ पे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती हो। बाकी बाद में डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम जीआई ट्रैक की मेडिसिन को क्या करेंगे, जब वहाँ पे स्टडी करेंगे, तो आप लोगों को मैं फिर से वहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा और डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो आप लोगों को जो मेडिसिन हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को क्या रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस एक्सक्रीशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, देखो ध्यान से सुनना। एक्सक्रीशन हम मेटाबॉलिज्म में जब आगे डिस्कस करेंगे तो मेटाबॉलिज्म में ये भी पढ़ेंगे कौन सी मेडिसिन एक्टिव फॉर्म में आएगी, कौन सी मेडिसिन इनएक्टिव फॉर्म में आएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एक्सक्रीशन के कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं जब हम ड्रग्स की कोई बात करते हो। पहला हो सकता है स्किन। पहला क्या हो सकता है, स्किन। दूसरा क्या हो सकता है, लंग्स। और तीसरा क्या हो सकता है, किडनी। स्किन के लिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लिथियम क्या होती है स्किन के थ्रू, या लिथियम नहीं सॉरी, फॉर एग्जांपल स्किन के थ्रू आप लोगों ने कोई मेडिसिन दी है, फॉर एग्जांपल पीसीएम दे दिया हो, या कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव कोई भी आप लोगों ने मेडिसिन दी हो पेशेंट को। और दूसरी हम लोग बात करते हैं लंग्स की। लंग्स में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एट्राक्यूरियम दिया, वो क्या करता है, लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। और थर्ड वन हम लोग बात करते हैं किडनी की। ठीक है, किडनी में यूरिन के थ्रू क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ मेडिकेशंस क्या आ जाती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ मेडिकेशंस क्या हो जाती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। स्किन के थ्रू क्या है कि हमारा क्या होगा, वाटर लॉस हो सकता है, डिहाइड्रे फॉर एग्जांपल कि आप लोग गर्मी में कहीं वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, और आप लोगों ने कोई मेडिसिन ली थी, तो क्या होगा, इस वाटर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, किसी मेडिसिन का क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन वहाँ से हो सकता है। और किडनी के थ्रू क्या होगा, यूरिन का क्या हो सकता है, बाहर यूरिन के थ्रू क्या होता है, मेडिसिन का, पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। और किडनी में भी कहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह कहाँ पे होता है, पीसीटी से ही स्टार्ट हो जाता है, और फिर पीसीटी से जाते हुए लूप ऑफ हैनले में जाएगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में जाएगा, और सबसे लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या हो जाती है, पर्टिकुलर मेडिसिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग याद रखना, ये हमारा एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ये एक्सक्रीशन हुआ। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग का हमारे बॉडी के ऑर्गन से क्या होना, बाहर निकल जाना। जो भी अनअवेलेबल ड्रग है, जो भी अनएब्जॉर्ब ड्रग थी, वो क्या हो जाएगी हमारी, जो अनअवेलेबल ड्रग थी या जो अनअब्जॉर्ब ड्रग थी, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, वो क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट, हमारी बॉडी के रूट से क्या हो सकता है, बाहर की तरफ वो मेडिसिन जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फार्मेकोकाइनेटिक, किसका डिस्कशन किया था, फार्मेकोकाइनेटिक का। और नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मेकोडायनेमिक। नेक्स्ट वन किसका डिस्कस करेंगे, फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब क्या है, अब मैंने डायनेमिक का मतलब आप लोगों को बताया था पावर, एंड फार्मेको का मतलब क्या था, ड्रग।
एंड फार्मेको का मतलब क्या था, ड्रग. So we can say that drug power of a drug is known as pharmacodynamic, and you must remember the word D from where you can start the word drug. So you can always say that the effect of a drug on our body is known as pharmacodynamic, or related to the subject that the what is the mechanism of action of a particular particular drug is known as pharmacodynamic. Okay. So there are different types of pharmacodynamical drugs which are comes under, in which we need to study about the various kind of drugs. Where what is the particular mechanism of action of a particular drug? So we must need to know about physical agent. First of all, first quantity is that physical agent. Physical agent. Such kind of agent, ऐसे एजेंट्स जो क्या बनाते हो, बल्क की फॉर्मेशन करते हो. क्या करते हो, बल्क की फॉर्मेशन करते हो. बल्क फॉर्मेशन क्या करते हो, बल्क फॉर्मेशन. बल्क फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे स्टूल सॉफ्टनर्स हो जाते हैं. क्या हो, फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनर्स. स्टूल सॉफ्टनर्स जो स्टूल को सॉफ्ट करते हो, परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स हो. परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव्स. परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव्स. ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को क्या देखना है, माइंड में रखना है. ठीक है, दोनों चीज़ों को. परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स कम्स अंडर विच कैटेगरी, फिजिकल एजेंट के अंडर में आता है. ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल एजेंट के बाद. इंट्रिंसिक एजेंट. दूसरा क्या आएगा, इंट्रिंसिक एजेंट. इंट्रिंसिक एजेंट या फिर आप लोग बोल सकते हो फैक्टर. क्या बोल सकते हो, फैक्टर. अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना. इसमें चार चीजें आती हैं, हमें इसमें वैल्यू का याद रखना होता है. क्या करना होता है, वैल्यू को याद रखना होता है. एक आती है मोर देन वन, एक आता है वन, एक आता है जीरो, और लेस देन वन, और सॉरी लेस देन जीरो एंड माइनस वन. लेस देन जीरो और एक आता है माइनस वन. तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, लेस, ये छोड़ देना प्लीज. ये तो आता है एगोनिस्ट. क्या होता है ये, एगोनिस्ट. क्या होता है इसकी वैल्यू में, एगोनिस्ट. कि क्या है, जो मेडिसिन का इफेक्ट आना चाहिए था वही क्या आ रहा है, मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, जीरो का मतलब क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट. मान लो हमने किसी मेडिसिन को फीवर के लिए दिया था, फॉर एग्जांपल पीसीएम को दिया था. इसने फीवर को क्या कर दिया, फीवर का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर था उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया. ये तो क्या हो गया, एगोनिस्ट. क्या कर रहा है, मतलब जो हमें डिजायर्ड आउटकम जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन का चाहिए था, जो डिजायर्ड आउटकम उस या रिजल्ट जो उस मेडिसिन का आना चाहिए था वो क्या है, आया है, उसको बोला जाता है एगोनिस्ट. दूसरा क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट. फॉर एग्जांपल कि हमने डिक्लोफिनेक को दे दिया, किसको कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए. अब इसने फीवर कम तो किया है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तक नॉर्मलाइज उसने नहीं किया. मैक्सिमम लिमिट तक उसने नहीं किया. तो क्या होगा, ये पार्शियल एगोनिस्ट. काम तो किया लेकिन पूरा काम नहीं किया. पार्शियल एगोनिस्ट. लेस देन जीरो, पार्शियल एंटागोनिस्ट. पार्शियल एंटागोनिस्ट. किसी भी मेडिसिन का, मान लो किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन से प्रॉब्लम थी, एलर्जी वगैरह हुई. अब उस मेडिसिन के इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए कोई मेडिसिन दे दी. उसके अपोजिट इफेक्ट, उसके इफेक्ट को क्या करना है, अपोज करना है, कम करना है. तो आपने कोई मेडिसिन दी एंटागोनिस्ट, लेकिन उसने कंप्लीटली उसके इफेक्ट को कम नहीं किया, एडवर्स इफेक्ट को कम नहीं किया. कुछ लिमिट तक ही उसको कम कर पाया है. कुछ हद तक क्या किया उसने, उस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट को क्या किया है, कम किया है. उसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल एंटागोनिस्ट. और ऐसी ड्रग जिसकी वैल्यू किससे कम हो, -1 से भी क्या हो, कम हो, उसको बोला जाता है फुल्ली एंटागोनिस्ट. क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट.
जो अपोजिट काम करता हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी को ओपी पॉइजनिंग थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या हुआ था, पॉइजनिंग, उसने ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या किया था, इंजेस्ट कर लिया। अब उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे, पिन पॉइंट प्यूपिल हो चुका है, जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मान लो उसको एट्रोपिन सल्फेट दिया, फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन सल्फेट दिया, तो ये क्या है, उसके पूरे इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, कंप्लीट इफेक्ट को क्या कर देगा, एडवर्स इफेक्ट को कम कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपोजिट काम करेगा बिल्कुल, उस मेडिसिन के क्या काम करेगा, अपोजिट काम करेगा, और उसको क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट। तो आप लोगों ने चार चीज़ों को पढ़ा है, एगोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इन वैल्यूज़ को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको याद मत रखना। किसको याद रखोगे, सिर्फ आप लोग एंटागोनिस्ट को आप लोग क्या रखोगे, इन पर्टिकुलर वर्ड को याद रखोगे, ठीक है। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एंटागोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं चैनल आयंस एजेंट। चैनल आयंस एजेंट, चैनल आयंस एजेंट, जहाँ पे चैनल वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, जहाँ पे चैनल वर्ड आ जाए, तो वहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि या तो चैनल की ओपनिंग होनी है, ठीक है, या तो क्या होना है, उस चैनल को ओपन होना है, या फिर चैनल को क्या होना है, ब्लॉक होना है, या फिर क्लोज होना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा माउस इनहिबिटर, सॉरी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब ये क्या है, पर्टिकुलर जो चैनल ब्लॉकर्स जो एजेंट हैं, उन सबको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, आप लोग इनको अलग अलग जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग इनका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है फार्माकोडायनेमिक का, कि हमें हर एक मेडिसिन के बारे में क्या डिस्कस करना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक मैं एक वर्ड और बताता हूँ आप लोगों को, ड्रग का जो न्यू डेफिनेशन है वो है क्या, जो ड्रग का जो न्यू डेफिनेशन है वो है क्या, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, एनी केमिकल कंपाउंड या एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमने क्या किया, यूज़ किया, कोई भी एनी केमिकल सब्सटेंस हम लोगों ने क्या किया है, यूज़ किया है, तो उसको यूज़ करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, यूज़ करना है या यूज़ करवाया गया है, टू बी यूज्ड और इंटेंटिंग टू बी यूज्ड, एक ही बात है, ठीक है। किस लिए करवाया गया है, टू इंक्रीज फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और उसका क्या आना चाहिए, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, उस मेडिसिन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है, वेरी मिनिमल इफेक्ट आए, मिनिमल एडवर्स इफेक्ट हो, ठीक है। और उससे क्या हो, डायरेक्ट बेनिफिशियल टू रेसिपिएंट, डायरेक्ट बेनिफिशियल टू रेसिपिएंट, जिसको हमने मेडिसिन दी है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आई थिंक ये बोर्ड पे नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियल टू रेसिपिएंट, कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियल होना चाहिए, किसके लिए, रेसिपिएंट को, जिसने भी जो मेडिसिन ली है वो कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियल टू रेसिपिएंट, ठीक है।
डायरेक्ट बेनिफिशियल टू रेसिपिएंट। तो ये क्या है, हमारी एक ड्रग की डेफिनेशन होती है, ठीक है। एक ये ड्रग हुई, ये न्यू डेफिनेशन है। एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड और इंटेंटेड टू बी यूज्ड टू इंक्रीज द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल functioning of a particular patient without any adverse effect or minimal effect for direct beneficial of a recipient is known as a drug। मैंने बताया था कि सभी मेडिसिन क्या हो सकती हैं, एवरी मेडिकेशन क्या हो सकती है, ड्रग हो सकती है, लेकिन कोई भी ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकती, ठीक है। ये आप लोगों को क्या हुआ, देखिए यूनिट जो फर्स्ट यूनिट थी आप लोगों की वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे कीमोथेरेपी। नेक्स्ट यूनिट हम लोग कौन सी स्टार्ट करेंगे, कीमोथेरेपी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कीमोथेरेपी है क्या, ठीक है, उसका और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, एंटी कैंसर मैनेजमेंट क्या है, हमारे इंडिया में कितनी मेडिसिन यूज़ होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी मेडिसिन से सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है रेजिस्टेंस होने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।